हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 7 कराने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। इससे पहले हम 6 लेक्चर ले चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। एक बार उनको जाके देख लीजिए तो आपको सारी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बेसिकली ये चैप्टर टफ नहीं है, थ्योरेटिकल ज्यादा, थोड़ा समझने वाला कम होता है, याद करने वाला ज्यादा होता है, पर हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट को हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अब हम अगला चलते हैं आगे। क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अधिशोषण, उष्मागतिकी, संभाव्यता, अंतर, प्रभावित करने वाले कारक, समतापी, उच्च दाब पर, मध्यम दाब पर और विलयनतावस्था में अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या क्या यूज होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कोलॉइड के टाइप भी पढ़ चुके हैं और वास्तविक कोलॉइड और निलंबन में डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं। कोलॉइड की प्रावस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, परिक्षेप तो परिक्षेपण, ये पढ़ चुके हैं। और हमने पढ़ा है कि भाई कुछ स्पेशल टाइप के कोलॉइड तंत्रों के नाम पढ़ चुके हैं हम। उसके अलावा कोलॉइडों का वर्गीकरण भी पढ़ चुके हैं डिफरेंट आधार पे, साइज के आधार पे और अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर। उसके अलावा कोलॉइड विलयन बनाने की विधियां भी पढ़ चुके हैं, कुछ संगणन विधि जैसे ये रही। और उसके अलावा हम कोलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण भी पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ तक पढ़िया था पिछले वाले चैप्टर में अवसादन तक। ये हमारे 6 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो अब आज के हमारे लेक्चर में लेंगे हम अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, दैट इज ब्राउनी गति। ब्राउनी गति तो ब्राउनी गति यानी कोई वैज्ञानिक होगा, वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि पानी में पड़े परागण एक निरंतर अनियमित यानी टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को उसने ब्राउनी गति कहा। बाद में यह पाया कि परिक्षिप्त अवस्था के कण कोलॉइड विलयन में इसी प्रकार की गति प्रकट करते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल देखा जा सकता है कि सिनेमा हॉल में जो प्रकाश के मार्ग में धुएं के कण गति प्रकट करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो पानी में पड़े परागण होते हैं ना, वो एक टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, एक निश्चित पैटर्न में नहीं करते। आपने देखा होगा भाई, टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि अंधेरा है बिल्कुल कमरे में, फिर अचानक से एक रोशनी आ रही है, ऊपर से एक जाले में से रोशनी आ रही है, फिर अचानक से गेट को खोलेंगे तो रोशनी से जैसे रोशनी आएगी तो हमें रोशनी में धूल के कण दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट है। लेकिन जो धूल के कण दिखेंगे तो उनमें देखना कि वो गति कैसे करें, वो सीधी गति नहीं करते, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कैसी करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। लेकिन हम अभी किस कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं? हम कोलॉइड के कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो अब मैंने तो समझाने के लिए एग्जांपल लिया कि भाई जाले में से आएगी, उजाला करेंगे तो टिंडल इफेक्ट, उससे रिलेट करके बताया। लेकिन कोलॉइड के लिए पढ़ रहे हैं तो कोलॉइड विलयन में भी सेम टू सेम इसी प्रकार की गति होगी कि कोलॉइड विलयन में कोलॉइड कण होंगे बहुत छोटे छोटे, तो उनकी जो गति होगी ना वो इस प्रकार की, देखो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, बिल्कुल फिक्स पैटर्न नहीं होगी। फिक्स पैटर्न ये ऐसा सिंपल स्ट्रेट आ जाएगी ऐसे कैसे ऐसे, लेकिन ऐसी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग टाइप की, ये देखिए उल्टी सीधी। तो ये गति क्या हो जाएगी? ब्राउनी गति शो करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी होगी। और अगला क्या हमारा? प्रकाशिक गुण। भाई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करते हैं? प्रकाशिक गुण कौन कौन से शो होते हैं? तो हमने अभी देखा कि एक तो इसमें पहला है टिंडल इफेक्ट। क्या है हमारे पास? टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जैसे जब अंधेरे में किसी वास्तविक विलयन में से प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है, अंधेरा है बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल अंधेरा है, और कोई ये सॉल्यूशन रखा है, जैसे ये रहा, ये एग्जांपल मान लिया, ये वास्तविक विलयन है, इसके अंदर पैक, इसके अंदर क्या है? वास्तविक विलयन है, और बिल्कुल अंधेरे में रखा है। अंधेरे में से अंधेरा है और उसमें से प्रकाश गुजारा जाता है, विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है। तो सॉरी गाइस, तो विलयन में वह प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्या? तो विलयन में वह प्रकाश दिखाई नहीं देता जब तक कि आंखों को प्रकाश की दिशा के पथ में न लाया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अंधेरे में फिर प्रकाश गुजारा जा रहा है तो थोड़ा तो मूवमेंट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अपवर्तन का सिद्धांत, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो किरण मुड़ेगी। तो हम यहाँ से इस तरफ से देखेंगे, किस तरफ से देखेंगे? सॉरी गाइस, थोड़ा नेट इश्यू की वजह से आपको थोड़ा
दिक्कत होगी। जैसे हम इस तरफ से देखेंगे तो हमें पता है कि इस तरफ से तो ये जाएगा नहीं, इस तरफ से तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि इस तरफ से तो हमें चारों तरफ ये अंधेरा दिख रहा है, ये अंधेरा दिख रहा है ना यहाँ पे। ये नेट फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा इसमें टाइम डायलेशन हो गया और आगे पीछे दिख रहा है। बाकी समझने की कोशिश करना कि जैसे हमने इधर से देखेंगे तो इधर से तो देखो कुछ सारा अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हेलो एम आई ऑडिबल? सो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में यानी जो प्रकाश है प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो हमें अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। इसको एक बार दोबारा से बताते हैं हम, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। और बेसिकली क्या है कि जैसे अभी इसमें दे रखा है कि जब तक प्रकाश की दिशा में नहीं जाएंगे ना तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। तो अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में हम जैसे प्रकाश गुजार रहे हैं तो जो प्रकाश है थोड़ा अपवर्तन के कारण मुड़ेगा, तो वापस मुड़ने के बाद जो बाहर निकलेगा तो उसी दिशा में निकलेगा, उसी दिशा में निकलेगा। बाकी चारों तरफ अंधेरा तो बाकी दिशा में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दिशा तो उसी में निकल रहा है ना, उसी डायरेक्शन में निकल रहा है। तो हम जिधर भी देखेंगे हमें हर चारों तरफ प्रकाश नहीं दिखाई देगा, हमें प्रकाश देगा जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है। इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है तो हमें इसी तरफ दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा। तो हम इस तरफ से देखेंगे तभी हमें प्रकाश दिखाई देगा। परंतु जब प्रकाश में जो कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। अभी हमने देखा चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देगा। यह परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है यह परिघटना? यह टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश की दिशा में है ना, किस डायरेक्शन में? प्रकाश की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्रकाश बह रहा है। जैसे प्रकाश इसमें किस में बह रहा है? इस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, तो इसी दिशा में हमें क्या दिखता है? हमें चमकीली वर्ण रेखा दिखाई देती है, नहीं उजाला दिखाई देता है, इसी दिशा में दिखाई देता है। बाकी दिशा में देखा है स्टूडेंट्स? बताइए कमेंट करके। नहीं दिखाई देगा, हमने ऊपर पढ़ा ना, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है। तो जो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रक्रिया कोलाइडी कणों की सतह से प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण होती है। ऑब्वियसली मैंने देखा प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे अपवर्तन हो गया, यहाँ पे अपवर्तन हो गया, मिल गया, उसके बाद यहाँ से देखो प्रकीर्णन हो गया, दूर दूर हो गया, फैल गया प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो क्या होगा? अपने अलग अलग रंगों में प्रकीर्णित होगा, रंगों में टूट जाएगा। प्रकाश 7 रंगों में बना होता है, तो जो भी होगा स्पेसिफिक कलर उसमें टूट जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। इसलिए हमें चमकीली वर्ण रेखा दिखाई देती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपसे पूछ सकता है भाई कौन सी परिघटना होती है? प्रकीर्णन होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्षेप प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर के कारण होता है। ऑब्वियसली भाई प्रकीर्णन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो अपवर्तनांक में अंतर होगा ना, जब भी तो प्रकीर्णन होगा। आपने प्रकीर्णन की प्रॉपर्टीज पढ़ी भी होंगी पुरानी क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ी होंगी, और जो जेई के स्टूडेंट है उनको तो समझ में आ रहा होगा, या फिर नीट के स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट्स। सो किस कारण होता है? अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है। अब आप सोचो यहाँ पे अपवर्तनांक की चेंज नहीं होगा तो ना तो अपवर्तन होगा न प्रकीर्णन होगा, क्योंकि अपवर्तनांक चेंज नहीं होगा तो यानी दोनों माध्यम सेम हो गए ना। अपवर्तनांक सेम हो रहा है तो क्या होगा? अपवर्तनांक दोनों तरफ सेम हो रहा है तो नहीं दोनों माध्यम सेम है, दोनों माध्यम सेम है तो सीधी निकल जाएगी भाई, उसमें क्या प्रकीर्णन होगा। हमें प्रकीर्णन कराना है ना, टिंडल इफेक्ट चाहिए तो उसमें अपवर्तनांक में अंतर तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए बस परिक्षेप अवस्था में परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर होता है। और ये हम किस कंटेस्ट में पढ़े? टिंडल कंटेस्ट में, सॉरी कोलाइडी कंटेस्ट में, इसलिए इसमें परिक्षेप अवस्था में परिक्षेपण माध्यम आ रहा है। द्रव रोधी कोलाइड के लिए इस अंतर का मान अधिक होता है, ऑब्वियसली होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम सॉरी स्टूडेंट्स, सो हम वापस पीछे आते हैं थोड़ा, स्लाइड ये। तो अभी तक हमने क्या देखा? ये सब देख रहा है टिंडल इफेक्ट। जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र में से होकर आती हैं, जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे में से किसी छेद में से होकर आती हैं तो किरणों के पथ में उपस्थित धूल के कणों का दिखाई देना टिंडल प्रभाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमने जस्ट इससे पहले देखा कि कैसे छेद में से आएंगी या फिर कोई जाली में से आती हैं तो जो प्रकाश फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। छोटा सा जाली में से छेद में से आएंगे लेकिन वो बहुत बड़ी जगह घेरेगा, एक तरह से सर्कल सा बना लेगा और हमें बहुत बड़ा गोला सा दिखाई देगा उस जाली में। तो ये क्या? टिंडल इफेक्ट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या? सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन है, इसको अभी हम हाईलाइट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये गाइस है, ये आप खुद पढ़ो क्या लिख रखा है। ये लिख रखा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रकीर्णन क्या? प्रकीर्णन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, लिख रहा हूं। प्रकीर्णन
तरंग दैर्ध्य पता है क्या होती है, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, चतुर्थ घात यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/1 होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती चतुर्घात इसका तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से शो करते हैं, उसकी पावर 4, क्योंकि चतुर्थ घात है। तो ये रिलेशन होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात, यदि तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, समझ गए। नीले रंग, अब आप इससे बताइए कि किसकी तरंग दैर्ध्य, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य हमें पता है भाई, नीले से लाल में जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, नीले की सबसे कम होगी और लाल की सबसे ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य। तो बताइए नीले की सबसे कम तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। तो अगर लैम्डा कम है, यानी नीले के लिए लैम्डा कम है, तो लैम्डा कम है तो 1/λ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि लैम्डा नीचे आ रहा है ना। अब आप वो सोचो कि नीचे 2 आना चाहिए, 1/2 ज्यादा बड़ा होता है, 1/5 ज्यादा बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है ना, नीचे जितना छोटा होगा उतनी टोटल वैल्यू कम होगी। तो देखो नीले की तरंग दैर्ध्य कम होती है, नीले की ये नीचे वाली तरंग दैर्ध्य कम होती है, यानी लैम्डा कम हो गया, तो ये 1/λ बढ़ेगा, 1/λ बढ़ेगा, यानी प्रकीर्णन भी बढ़ेगा, प्रकीर्णन भी बढ़ेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लैम्डा ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन है ना, अगर प्रकीर्णन ज्यादा हो तो लैम्डा कम होगी, है ना। इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो यानी इसकी कम है तो ये बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं नीले का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, नीले का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लाल कलर की क्या होती है, लाल कलर की सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। समझ गए स्टूडेंट्स, लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। अब इससे क्या समझे, इससे हम समझे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, लैम्डा मैक्सिमम किसकी है, लाल की। मैंने लाल से लिख दिया है, मुझे बता लिखने की जरूरत नहीं, लाल रंग की सबसे ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो जब भी हम देखते हैं प्रकीर्णन कम हो रहा है, यानी कम प्रकीर्णित हो रहा है, एक ही जगह पे बिंदु पे फोकस रहा है, प्रकीर्णन होना मतलब चारों तरफ फैल सा जाना। जब भी हम करते हैं कि खतरे के साइन में, या फिर खतरे के साइन में हम लाल रंग क्यों करते हैं और गाड़ियों को रोकने के लिए लाल रंग का यूज क्यों करते हैं, आपने देखा होगा ट्रेन जा रही है, लाल का यूज क्यों करते हैं रोकने के लिए, क्योंकि लाल रंग होता है ना, वो कम प्रकीर्णित होता है, कम प्रकीर्णित होगा, चारों तरफ फैलेगा, सिर्फ एक ही जगह पे फोकसित रहेगा, उसका जो कलर है वो चारों तरफ प्रकीर्णित नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह पे फोकसित रहेगा, तो हमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। इसलिए खतरे के साइन के लिए हम लाल रंग का यूज किया जा सकता है। तो पूछ सकते हैं भाई खतरे के लाल रंग के खतरे का जो रंग है लाल रंग, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दीजिए। तो ये होगा प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। या फिर क्वेश्चन दे देगा भाई प्रकीर्णन इतना हो रहा है, तरंग दैर्ध्य इतनी है ना, ये इतनी है, मान लो प्रकीर्णन, इस प्रकीर्णन के लिए इतनी तरंग दैर्ध्य है, पूछ लेगा फिर इतने प्रकीर्णन के लिए कितनी तरंग दैर्ध्य होगी। तो हम लिखेंगे प्रकीर्णन बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो चलो मैं बाद में करवाऊंगा। यहाँ तक समझ आ गया। बेसिकली ये करेंगे कि प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड आएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, k अपॉन लैम्डा आ जाएगा। फिर पहले हमें प्रकीर्णन भी दे रखा और तरंग दैर्ध्य दे रखी है, पहली कंडीशन में तो प्रकीर्णित और तरंग दैर्ध्य दोनों की वैल्यू रख देंगे और हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे k की वैल्यू आ गई हमारे पास, कांस्टेंट की वैल्यू। अब अगली कंडीशन में हमें दे रखा है प्रकीर्णन की मात्रा तो दे रखी है, सेकंड वाली कंडीशन में यहाँ देखो प्रकीर्णन की मात्रा दे रखी है, हमें क्या पूछा, तरंग दैर्ध्य। अब प्रकीर्णन दे रखा है और हमने कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, तो हमें 2 दे रखी है और फिर एक निकल जाएगी ऑब्वियसली लैम्डा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमें समझने की ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आते जाएगा। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने प्रकाश से गुण पढ़े, ब्राउनी गति पढ़ी, ये 2 चीजें पढ़ चुके हैं। थोड़ा टाइम से आराम से पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आने के लिए, जैसे उनको सब समझ में आए। अब है हमारा वैद्युत गुण। वैद्युत गुण क्या होते हैं, अभी हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। वैद्युत गुण कौन कौन से होते हैं, तो कोलाइडी सॉल्ट के स्थायित्व का मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर स्थित आवेश होता है। क्या होता है, आवेश स्थायित्व का कारण होता है। वास्तव में परिक्षिप्त प्रावस्था में सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, अर्थात धनावेशित या ऋणावेशित कण होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक ही अवस्था में रह रहे हैं तो उनमें आवेश सेम होगा ना, अलग अलग तरीके होंगे तो विरोधी हो जाएंगे ना। अगर मान चलो अलग तरीके के होंगे तो क्या होंगे, एक प्लस होगा अगर एक माइनस हुआ तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक दूसरे का गूंद बना लेंगे और वो फिर कोलाइड रहेंगे नहीं, फिर वो एक तरह से नीचे निलंबन में पहुंच जाएंगे, नीचे तल में बैठ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि उनमें आवेश एक ही समान, अगर एक ही जैसा है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, तो हल्की हल्की दूरी पर रहेंगे, चारों तरफ फैले रहेंगे, तब वो नीचे तल पे नहीं बैठेंगे। इसलिए कणों पर आवेश एक ही रहता है, तो धनावेश रहेंगे या ऋणावेश कण रहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा होगा।
हम कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट सारी चीजें करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारा करा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों होता है? इसीलिए स्कूल में सीधे लिखा देता भाई ये होता है, बस याद करो। फिर बच्चा बार बार से रटे जाता है, फिर रट तो लेता है, फिर वापस भूल जाता है। भाई ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अब माइंड है भाई, कितना रटेगा? माइंड में जितना ज्यादा समझते हैं ना, उतनी ज्यादा देर तक हमें चीजें याद रहती हैं। तो बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक ही प्रकार के आवेश युक्त कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऑब्वियसली प्रतिकर्षित करेंगे। अभी मैंने बताया इसी कारण से ये पास नहीं आ पाते। मैंने जस्ट अभी बताया इसी कारण ये पास नहीं आ पाते, अर्थात संयुक्त होकर बड़े आकार का कण नहीं बना पाते। मैंने बताया ना, बड़े आकार का कण नहीं बना पाएंगे तो भारी नहीं हो पाएंगे, तो उन पर ग्रेविटी फोर्स लग के वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो अपने चारों तरफ फैले रहेंगे, विस्तृत होते रहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड सॉल्व के। मैंने बताया ना अभी, या तो ऋणावेशित होंगे सभी के सभी कण, या धनावेशित होंगे। तो कुछ एग्जांपल है ऋणावेशित के और कुछ धनावेशित के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे ऋणावेशित कौन कौन सी सॉल्व हो सकते हैं? AU, AG, CuPt, AG सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और प्लेटिनम, ये होती हैं। कुछ धातुएं होंगी ना, धातुएं क्या होंगी? ऋणावेशित कोलाइड सॉल्व होंगी। उसके अलावा धातु सल्फाइड भी ऋणावेशित कोलाइड सॉल्व होंगी, जैसे CDS, कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, टिन सल्फाइड, ये सब एग्जांपल है। सल्फाइड होगी तो वो भी ऋणावेशित कोलाइड है। उसके अलावा स्टार्च, जिलेटिन, सिलिसिलिक एसिड, मिट्टी, हीमोग्लोबिन, रक्त, अम्लीय रंजक, एसिड, डाइस, बेसिकली जो खट्टी सी चीजें होती है ना, खट्टी सी हल्का सा खट्टी सी चीजें होती हैं, वो क्या होंगी? वो ऋणावेशित कोलाइड होगी। मैंने याद नहीं बताया, जैसे अम्लीय रंजक, हीमोग्लोबिन भी देखना, रक्त हल्का सा खट्टा होता है, पीएच हल्का सा देखना, कभी गलती से अगर मुंह में आ गया हो, क्योंकि खेलते खेलते लग जाता है और फिर हम उसको सही करने के लिए हल्का सा वो करते हैं ना, बांध करने की कोशिश करते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन भी हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो। वैसे प्योर वो नहीं होता, पर फिर भी उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, स्टार्च, जिलेटिन और ये सल्फाइड है। सल्फाइड आ गया, सल्फाइड यानी अधातु, धातु भी अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो धातु अम्लीय प्रकृति होती है क्योंकि हमने बताया था कि जो आवर्त होते हैं इस तरफ जाने पे अम्लीय गुण बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे तो क्षारीय होंगी, जो धातु क्षारीय होंगी, और इस तरफ अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं। अम्लीय गुण जैसे सोडियम का क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है, और उसके बाद अगले सेकंड आवर्त का क्षारीय मृदा धातु है। जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं वैसे तरह अम्लीय गुण बढ़ते जाता है। तो सल्फाइड इस तरफ आता है, धातु आती है, तो ये अम्लीय एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं। ट्रिक है एक तरह से, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक है भाई। अब देख लो सल्फाइड, हाँ ये अम्लीय हो जाएगी तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। उसके अलावा तो AU, AG, CuPt धातु हैं, ये इस तरफ वाली धातु नहीं है, क्योंकि इस तरफ वाली धातुएं क्षारीय होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप वाली। लेकिन ये देखो AU, AG, CuPt डी ब्लॉक की आ गई, डी ब्लॉक की धातु आ गई, तो बीच में आ गई, तो एक तरह से ये क्षारीय, हल्की क्षारीय भी कह सकते हैं। क्षारीय कम होती है, जो वो होती है क्या कहते हैं, अम्लीय ज्यादा होती है, इसीलिए हम इनको नहीं कह सकते, पर फिर भी डी ब्लॉक में आ गई, तो ये इनको भी एक तरह से इनको याद कर लेना, थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा धनावेशित कोलाइड का ये Al2H, देखो Al आ गया, ये कौन सा आ गया? ये हमारे पास यहीं पे आ गया, क्षारीय धातुओं के सीक्वेंस में ज्यादा दूर नहीं रहा। एल्यूमिनियम, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीसरे आवर्त में ही आ गया, तो ये क्या हो गया? धनावेशित हो जाएगा। और H2O भी आ गया, जो जलयोजित होते हैं ना, FeB, Al, Fe, यानी जलयोजित जो भी वो होंगे धातु क्या होगी, वो होंगे हमारे धनावेशित। उसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड होंगे क्षारीय रंजक, देखो क्षारीय रंजक मैथिलीन नील, ये क्षारीय वाले होंगे, वो धनावेशित होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं कि आवेश उत्पत्ति के कारण। भाई हमने ये तो पढ़ लिया, भाई आवेश होता है तो प्लस हो गया माइनस होगा, लेकिन ये आवेश आता कहाँ से है, कैसे बनता है, कैसे इसको उत्पत्ति की जाती है? तो एक होता है घर्षण विद्युतीकरण। तो आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में हम किसी चीज को रगड़ लेते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक प्लस आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी होता है कि कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम, सॉरी यहाँ पे सर टाइपिंग मिस्टेक, सो प्लीज अंडरस्टैंड। कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के कणों से घर्षण के कारण उन पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। भाई घर्षण होगा तो आवेश उत्पन्न होगा। आपने देखा होगा जैसे हम स्केल होती है, स्केल को हम बालों में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश आ जाता है, और जो नीचे फिर हम लाते हैं, नीचे जैसे जो कागज के टुकड़े होते हैं उन पर लाते हैं तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं, तो उनमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। बेसिकली इसमें भी है। इसमें क्या होता है, इसमें कोलाइड का हम पढ़ रहे हैं, कोलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोलाइड के बारे में क्या है, परिक्षेपित प्रक्षेपण माध्यम के आसपास ही सारी चीजें घूमेंगी। तो इसमें क्या होगा, प्रक्षेपण माध्यम के आसपास सारी चीजें घूमेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रक्षेपण माध्यम के कणों में घर्षण लगेगा। भाई माध्यम के कारण भाई ज्यादा है तो घर्षण लगेगा, टकराएंगे,
कोई कण है ना भाई, अब चारों तरफ फैले हुए कण है तो टकराएंगे, घर्षण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो एक तो होता है घर्षण विद्युतीकरण के कारण आवेश के। तो आवेश का सबसे सिंपल है कि घर्षण विद्युतीकरण, घर्षण तो होगा ही होगा। उसके अलावा पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण, समझते हैं। साबुन अपने जलीय विलयन में निम्न प्रकार आयनित होता है। जैसे ये रहा साबुन का फॉर्मूला सोडियम स्टीयरेट, इसको क्या कहते हैं? सोडियम स्टीयरेट। इसका फॉर्मूला क्या है? C17H35COONA, सोडियम स्टीयरेट। सोडियम आ गया और ये क्या हो गया? ये स्टीयरेट हो गया। सो अब इसको आयनित करेंगे तो जो प्लस अलग चल जाएगा और माइनस अलग चल जाएगा, ऑब्वियसली प्लस माइनस में टूट जाता है। तो धनायन Na तो विलयन में चले जाते हैं, परंतु ऋणायन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अंतरा अणुक आकर्षण बलों से संगुणित होकर ऋणावेशित कोलाइड निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें कह रखा है कि जो Na प्लस है धनायन है वो तो विलयन में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा ना। उसके अलावा जो ऋणायन होंगे ना, ऋणायन वो क्या करेंगे? वो अंतरा अणुक आकर्षण बलों से संगुणित हो जाएंगे। देखो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे वो भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या करेंगे? ये आपस में, इधर माइनस है तो C17 वाला अगला C आएगा वो इससे कंबाइंड हो जाएगा, तो एक तरह से एक अंतराणुक आकर्षण बलों से संगुणित होकर एक बहुत सारी एक सॉल का, एक कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कौन सी कोलाइड होगी? माइनस वाला कर रहा है, ऑब्वियसली ऋणावेशित कोलाइड होगी। क्या होगी? ऋणावेशित कोलाइड होगी। तो आपको कह सकते हैं कि भाई सोडियम स्टीयरेट का साबुन का जब आयनित किया जाता है जलीय विलयन में तो बनने वाली कोलाइड की प्रकृति क्या होती है? ऋणावेशित होती है या धनावेशित होती है? तो हम कह सकते हैं भाई वो ऋणावेशित होती है। और कारण पूछ सकता है तो बता देंगे कि जो धनायन होता है वो तो विलयन में चला जाता है, लेकिन ऋणायन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ऋणायन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तो ये ऋणायन अब देख लो, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बन गई C17H35, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो बन गया। ये क्या करते हैं? अंतराणुक आकर्षण बलों से इकट्ठे होकर एक ऋणावेशित कोलाइड बना देते हैं। इस स्टूडेंट्स समझ में आ गया यहाँ तक? और अगला है, हमने दो तरीके पढ़ लिए। एक तो पढ़ा हमने विद्युतीकरण, घर्षण विद्युतीकरण द्वारा, और उसका पढ़ा पृष्ठीय अणुओं के विघटन यानी टूट जाने से। तो उसके अलावा थर्ड है कि भाई कैसे होता है? एक होता है आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कणों की सतह पर विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कणों की सतह पर विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण हो जाता है। कोलाइडी कण विलयन से उन्हीं आयनों का अधिशोषण करते हैं जो उनके निजी जालक से उभयनिष्ठ होते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है आज का टॉपिक काफी लंबा खिंच गया, तो हम आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। और आने वाले जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण बताएंगे, वैद्युत कण संचलन बताएंगे और कोलाइडी विलयन का स्कंदन भी बताएंगे कैसे होता है। स्कंदन से रिलेटेड एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हार्डी-सुलजे नियम, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आए और खासकर जेई और नीट में तो 110% है, 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और सबसे इजी है, ये बताएंगे कल। उसके अलावा फिर आने वाले लेक्चर्स में हम कोलाइडी कणों का रक्षण, पायस क्या होते हैं, पायस के गुण, कोलाइडी के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। तो ये हमारे लगभग 2 लेक्चर्स का और बाकी है, लगभग 9 से 10 लेक्चर्स में पूरा फिनिश हो जाएगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।